हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज क्लास में हम आज कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं के बारे में बात करेंगे। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय होती हैं, जिनमें वास्तविक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... √3, √2, उसके बाद पाई, -2, -3, 1/2, 1/4 आदि संख्याएं परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? -2/3, -1, 1, 2/3, 2 ... अनंत तक। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, p/q, जिसका हर q ≠ 0 परिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या है पाई हो गया, √2, √3, √7 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्या। पूर्णांक नाम से जैसे कि स्पष्ट है कि पूर्ण अंक हो, जैसे 1, 2, 3, -5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूरे अंक हैं ये, इसलिए पूर्णांक संख्या। और दूसरी संख्या इसी में है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या 1/2, 2/3, मतलब ये पूर्ण नहीं है, -2/5, 4/3 आदि। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य, ऋण पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याओं में 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक और 0, 0। ऋण पूर्णांक संख्याएं -1, -2, -3 ... इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर। वो फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए? एक स्वयं वह संख्या और दूसरा गुणनखंड 1, इसके बस 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जितनी संख्या है वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 लिखा है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 13 तो अभाज्य संख्या हो गई। जैसे 4 है, 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसके, तो इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। और 6 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 6 गुणनखंड 1, 2, 3, 6, ये इसके गुणनखंड हो गए। यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो 6 एक अभाज्य संख्या हो। इसके बाद अगली संख्या की हम बात करते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3, 5 और 6, 3 और 8, 10 और 13, 12 और 17, ये अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या। इनका HCF हमेशा, सभी संख्याओं का HCF है। जैसे 2 और 3 का HCF 1 हो गया, 5 और 6 का HCF 1 है, 3 और 8 का HCF ये भी 1 है। मतलब सहअभाज्य संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है और ये संख्या हमेशा जोड़े के रूप में रहती है, सहअभाज्य संख्या। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, एक भाज्य और एक अभाज्य हो सकती है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे, यदि हमें 2 संख्या दी गई हों और उनका HCF और LCM दिया गया है,
ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, तो सूत्र दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये हमारा सूत्र हो गया। दो संख्याओं गुणनफल LCM इंटू HCF। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो संख्या 8 और 15 हैं जिनका HCF 1 है, तो LCM ज्ञात करें। तो दो संख्याएं हो गई 8 और 15, तो हमने सूत्र क्या पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। दो संख्याएं हैं 8 और 15, तो 8 गुणा 15 बराबर HCF कितना है, 1 है, LCM। तो LCM इज इक्वल्स टू 15 120, हमारा LCM 120 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में तीन चीज़ देकर एक कोई पूछ लेगा। और जैसा कि मैंने कल प्रश्न संख्या 2 तक मैंने एक्सरसाइज प्रश्नावली 1A में हल कराया था। आज हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। जैसे कि प्रश्न संख्या 3 दिया गया है बुक में, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। तो इसको हम उतार लेते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न 3 में पहला है 12, 15 और 21। इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 है, 2 गुणे 3 इंटू 2। इसके बाद 15 के करेंगे, 15 गुणनखंड अगर आपको दिक्कत रही करने में तो ऐसे करके 15 को 3 से काट ले, 3 बचे 15, 5 1 5, 3 गुणे 5। इसी प्रकार 21 को 3 इंटू 7। तो HCF इनका क्या हो जाएगा, जो सभी में कॉमन हो, तो 3 3 3, तीनों में है तो 3 HCF हो गया। और LCM की यही बात करें तो LCM क्या हो जाएगा, जो सभी में कॉमन है 3, इसके अलावा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, इसके बाद 5 गुणे 7, तो यानी कि 3 चौक 12 पंजे 60, 60 इंटू 7 420, इसका LCM होगा। यदि हम दूसरे प्रश्न की यहाँ बात करें 17, 23, 29, यहीं पे दूसरा प्रश्न दिया गया है। 17, 23 और 29। तो 17 जो है 1 इंटू 17, 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। इनके पास दो ही फैक्टर, एक खुद 1 और दूसरी संख्या है। इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके भी केवल 2 फैक्टर होंगे, एक और दूसरी खुद संख्या। तो इनका HCF क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो 1 हो गया HCF। और LCM क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो 1, उसके बाद 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29। इस प्रकार जो आएगा, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो इसका LCM हो जाएगा। इसी प्रकार हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो 8, 9 और 25। तीसरा प्रश्न है, इसी में 8, 9 और 25 का LCM निकालना है और HCF। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8, 9 और 25। 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, 25 को 5 गुणे 5। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF एक्चुअली इसमें क्या है, सब में एक तो छुपा ही है, एक से किसी संख्या में गुणा या भाग करने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 8 इंटू 9 इंटू 25। इसको भी कैलकुलेट आगे कर लीजिएगा, जो आएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि एचसीएफ इन ऑफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो एलसीएम निकालना है 306 और 57 का। तो इसे आप भाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक अभी ऊपर आपको एक सूत्र बताया कि अगर दो संख्याएं दी गई हों, दो संख्या अगर दी गई हों और उनका एचसीएफ या एलसीएम में से मतलब दिया गया हो, तो ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम निकालेंगे। दिया क्या गया है, एचसीएफ ऑफ 306 और क्या दिया गया है 657, 657, 9 दिया गया है, तो इसी का एलसीएम निकालना है। तो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है यही हमारी दो संख्या है, पहली संख्या या दूसरी संख्या। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, 9 इंटू एलसीएम। जब हम 9 से इसको कट करेंगे, 9 × 27, 9 × 36, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 657 इंटू 34। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से मैंने किया इसको। अगले सवाल की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यदि एचसीएफ ऑफ 225 और 60 इज इक्वल्स टू 225 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया गया है, प्रश्न संख्या कौन है 5 है। क्या दिया गया है, ये प्रश्न संख्या 4 था। यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ ऑफ 225 इंटू मतलब 60 इज इक्वल्स टू 225 गुणे 5 माइनस 10x, 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो हमको x का मान निकालना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन में इसमें तो एचसीएफ ये दिया है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे 225 और 60 का एचसीएफ हमारे अनुसार क्या आता है। तो 225 और 60 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 गुणे 15, तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। या तो आपको दिक्कत है तो आप इसको एक साइड में रफ कार्य में कर सकते हैं। 225 को 5 से काट लीजिए, 5 का 20, 50 25, फिर 5 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से 3, 3 से 1। तो इस प्रकार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार 60 को करेंगे तो 12 पंजे 60, तो 2 गुणे 2 4, 3 12 बचे 60। तो इस प्रकार अगर इसका हम एचसीएफ निकालें, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में 3 कामन है, 3 और 5, 5 2 में है, 3 गुणे 5। तो इस प्रकार मेरे हिसाब से एचसीएफ जो है 15 आया, जबकि क्वेश्चन में एचसीएफ की वैल्यू इतना दिया है। क्वेश्चन के अनुसार एचसीएफ की वैल्यू बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x इतना दिया है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें गुणा करेंगे 15 इज इक्वल्स टू, इसमें से 5 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ से, तो 225 माइनस 5 कॉमन 2x बचेगा, 5 से 3 बार चला जाएगा। तो इसको हम अगले पन्ने देखते हैं। तीन बराबर 225 माइनस 2x, इसको हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3 माइनस 225 बराबर माइनस 2x, तो 222 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2x, यहाँ माइनस का, क्योंकि 3 में से घटेगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 222/2, यानी कि 111 हमारा आंसर हो गया x के मान।
इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है HCF ऑफ 120 और 225 इक्वल टू 15, तो LCM निकालना है। एकदम बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 के अनुसार दिया, 4 की तरह है ये भी क्वेश्चन। HCF ऑफ 120 कामा 225 इक्वल टू 15, 225 इक्वल टू 15, तो LCM क्या होगा 120 और 225 का, क्वेश्चन मार्क। इसको, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप अभ्यास करके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगली संख्या प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, नीचे दिए गए आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर को हम पन्ने पे बना लेते हैं। ब्रैकेट में y दिया गया है, 4 दिया गया यहाँ पे x दिया गया है, फिर यहाँ पे 3 और 7। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी आपको इस तरह क्वेश्चन दिखे तो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा यहाँ से शुरुआत करेंगे। 7 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो x के बराबर होगा, ठीक। तो x बराबर 3 × 7, तो x बराबर 21 आ गया। अब जब x का मान यहाँ पे 21 आ गया तो यहाँ पे x का मान 21 रख देंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 × x, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 × x की जगह 21, 21 और 84, तो x का मान 21 हो गया, y का मान 84। इसको हम से कर देंगे, हमारा उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे हम। जैसे कि प्रश्न संख्या 8 दिया गया है 18 और 117 का HCF 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आपको दिखा रहे हैं। 18 और 117 का HCF 18m - 17 है। m का मान रूप में दर्शाया गया है, m का मान भी ज्ञात करें तथा 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करें। तो पहले हम 18 और 117 का HCF है, तो क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है, हम अपने अनुसार निकालेंगे कि मेरे अनुसार HCF क्या आ रहा है इसका। तो लिखते हैं प्रश्न 8, 18 और 117 का HCF ऑफ 18 117 कितना दिया है 18m - 117 - 117 दिया गया है। अब हम अपने अनुसार HCF निकालते हैं 18 और 117 का। 18 का जब हम निकालेंगे तो 3 × 3 × 2, 117, जब 117 को लिखेंगे हम तो 13 9 117 होता है। 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 13। जब इसका HCF हम कैलकुलेट करेंगे, ये 13 है। जब इसका HCF कैलकुलेट करेंगे 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, तो दोनों तब लिखा जाएगा 3 × 3 9। मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग HCF इसका 9 आया है। इसका जब मैंने HCF निकाला दोनों संख्याओं का 18 और 117 का तो 9 आया है, जबकि क्वेश्चन में ही इसी का HCF 18m - 117 दिया है। तो इसके हम बराबर रख देंगे, बराबर 18m - 117। तब 18m बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 126 हो जाएगा। तो m बराबर 18, तो यहाँ से m का मान 126/18 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा 18 7 126। तो m का मान 7 आ गया, m का मान 7 आ गया। पहला प्रश्न हो गया। और इसी में दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, दूसरा प्रश्न पूछा गया साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। अब सेकंड इसी में क्वेश्चन है 18 और 117 का LCM ज्ञात करें। यहाँ पे आपने HCF इसका अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकाला है। अगर आप चाहें तो यहीं पे LCM निकाल लें। तो दोनों में जो कॉमन है 3 × 3, फिर जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे 2 × 13। ये जो आएगा आपका LCM हो जाएगा।
जितने का 9 18 गुणे 13, हम गुणा कर लेंगे। 13 बट्टे 104, हाथ में 10 का, 13 कम 13, 10 23, 234 इसका एलसीएम आ गया। अब इसी को हम दूसरे मेथड के अनुसार करते हैं फार्मूला से, कि दो संख्याएं दिया गया है 18 गुणे 117 और उनका एचसीएफ दिया गया। एचसीएफ कितना हमारा आया था, एचसीएफ हमारा 9 आया था यहाँ पे, तो एचसीएफ को 9 लिखेंगे इंटू एलसीएम, तो 9 से काटेंगे 13 बार, एलसीएम बराबर 18 गुणे 13, 13 बट्टे 104, 13 कम 13, 10 23, 234 यहाँ पे भी आया था और 234 यहाँ पे भी आया था। तो आप चाहे इस विधि से निकाल लें चाहे इस विधि से, दोनों विधि अलग अलग है, जो आपको अच्छा लगे। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 9। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको जांच करना है प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो उसका अंक है, इकाई का अंक है, क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9, 6 की पावर n, यहाँ n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर यहीं पे हम पूर्ण संख्या की अगर बात करें तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएंगी, इसी में 0 और जुड़ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का मान एक प्राकृतिक संख्या, इसमें से n का मान कुछ भी रख के आप चेक कर सकते हैं, यानी कि जांच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जांच लिखेंगे, जांच n बराबर 1 रखने पर 6 की पावर 1 बराबर 6 आएगा। क्या इसमें इकाई का अंक 0 है, नहीं, इसमें मतलब अंक 0 नहीं है, 0 पर मतलब समाप्त नहीं होता। तो n बराबर 2 रख के देखेंगे, 6 की पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसमें भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। इसी प्रकार n बराबर 3 रख के देखेंगे, 6 की पावर 3, 6 का क्यूब करेंगे आप, 6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार, तो 216 आएगा। तो लिखेंगे अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार उपरोक्त जांच से स्पष्ट है कि 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता है। संख्या 9। इसी प्रकार आगे प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब इसमें ये भाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्या है, ये हमको जांच करना है। तो प्रश्न संख्या 10 की हम बात करेंगे अगले पन्ने पे। प्रश्न संख्या 10 है। पर इसमें क्या दिया गया है, पहली संख्या मतलब दिया गया 7 गुणे 13 प्लस 13, इसको हमको जांच करना है। तो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे, तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं,
13 इन ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 गुणे 11 7 77 और 1 78, तो 13 गुणे फिर 13 गुणे 6 के भी और फैक्टर करें अगर 13 गुणे गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड, 13 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ पर संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 इसी में है, चेक करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 2 है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, यह एक इसकी जांच करनी है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, जैसा कि मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।